गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विद्युत शक्ति वितरण चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी परीक्षा UPPCL TG2, DRDO, इसरो, भेल इत्यादि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो एनुअल या सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हों उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का जो कलेक्शन लिया गया है वो अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास होगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। मेरा वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों का करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विद्युत वितरण केंद्र, विद्युत वितरण उपकेंद्र पर प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर। विद्युत वितरण उपकेंद्र पर प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर डैश प्रकार का होता है। कह रहा विद्युत वितरण उपकेंद्र पर विद्युत वितरण उपकेंद्र पर प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर डैश प्रकार के होते हैं। वो होता है मेरा डेल्टा स्टार, वो मेरा होता है डेल्टा स्टार प्रकार का ट्रांसफार्मर, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अति भार रिले प्रचालित न होने का संभावित कारण क्या हो सकता है। देखिए, अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अति भार रिले प्रचालित न होने की अवस्था में संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका संभावित कारण पूछ रहा है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो रिले कुंडली खुला परिपथ हो गई हो, मैंने रिले कुंडली क्या है, खुला परिपथ हो गई हो। दूसरा कह रहा है रिले की रीड जंग से जाम हो गई हो। तीसरा है रिले के एनसी संयोजक स्पार्किंग के कारण अस्थायी रूप से चिपक गई हो। उपरोक्त में से कोई भी कारण हो सकता है। तो रिले जो प्रचालित नहीं हो रहा है तो इसका खुला भी हो सकता है। रिले की रीड जंग से जाम हो गई, ये भी होगा। रिले के एनसी संयोजक स्पार्किंग के कारण अस्थायी रूप से चिपक गया हो, और डी उपरोक्त में से सही, यानी ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है कि अतिभार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले प्रचालित न होने पर संभावित कारण यह है क्योंकि रिले कुंडली खुला परिपथ हो गया होगा, या रिले की रीड जंग से जाम हो गई होगी, या रिले के एनसी संयोजक स्पार्किंग के कारण अस्थायी रूप से चिपक गई हो। उपरोक्त में से सही। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है। देखिए 250 से कम की वोल्टता क्या कहलाती है, तो ये लो टेंशन कहलाता है। 250 से कम वाले को हम लोग लो टेंशन के अंतर्गत रखते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को 2 ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। देखिए, किस विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को 2 ओर से, समझिएगा, गौर कीजिएगा, कह रहा है कि 2 ओर से, यानी 2 ओर से, यहाँ पे समझिएगा ये 2 ओर से कह रहा है
विद्युत आपूर्ति की जाती है। जब दो ओर से बात की जाए तो वो होता है रिंग प्रणाली। जब हम दो ओर से विद्युत केंद्र को विद्युत आपूर्ति की जाए तो वो होता है रिंग प्रणाली। अगर यहाँ एक ओर रहे कि एक ओर से विद्युत आपूर्ति की जाए तब हम उसको कहेंगे रेडियल प्रणाली। जब एक ओर से विद्युत आपूर्ति की जाए तो हम उसको कहेंगे रेडियल, और दो ओर से जब विद्युत आपूर्ति प्राप्त की जाए तब हम उसको कहेंगे रिंग प्रणाली। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितने वोल्टता तक किया जा सकता है। देखिए यहाँ कह रहा है भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः बात की जा रही है। तो ये सामान्यतः जो है ना भूमिगत लाइन का उपयोग हम लोग करते हैं 66 किलो वोल्ट तक, 66 किलो वोल्ट तक। और अगर अधिकतम की बात की जाए तो 132 किलो वोल्ट तक करते हैं। सामान्यतः करते हैं हम लोग 66, लेकिन अगर अधिकतम की बात की जाए तो 132 किलो वोल्ट तक करते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को समझिए। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन को समझिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखिए सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में करा है सिरोपरि लाइन में दोष और संभावित कारण। एक तरफ दोष है और दूसरे तरफ करा कि क्या कारण होगा ये दोष होने का। एक है लघु परिपथ। लघु परिपथ होने का क्या रीजन है। लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब आपस में तार का जुट जाना। तो इसका क्या कारण होगा इसको बताना। तो देखिए लघु परिपथ होने का क्या कारण है उसके बारे में पूछ रहा है कि लघु परिपथ। देखिए उस लघु परिपथ होने का कारण बता रहा है कि लघु पथ होने का कारण यह है कि वो साइकिल इंसुलेटर टूट जाना। साइकिल इंसुलेटर टूट जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। तार टूटना, देखिए तार जो टूटता है वो आपका आंधी में टूटता है। जब आंधी ऊंधी आएगा तो तार टूटेगा। फिर देखिए अति भार। अति भार देखिए लाइन पर भारी वैद्युतिकी मशीनें चलना। अति भार का अर्थ होता है लाइन पर भारी वैद्युतिकी मशीन चलना। क्षरण देखिए क्षरण कह रहा है तो क्षरण का अर्थ होता है फेज तार आंशिक रूप से भू संयोजित हो जाना। फिर कह रहा है तकनीकी दोष। तकनीकी दोष कैसे होता है तो अति रिले जाम हो जाना। तकनीकी दोष के अंतर्गत आएगा अति रिले जाम हो जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए छठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन को समझिए। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 7वें नंबर क्वेश्चन में चित्र में कौन सा विद्युत वितरण उपकेंद्र प्रणाली दर्शाया गया है। कौन सा विद्युत वितरण उपकेंद्र प्रणाली दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे जो देखिए एक उपकेंद्र है मेन। इसी के थ्रू देखिए वितरक केंद्र हो गया ये इधर। इसी उपकेंद्र के थ्रू वितरक केंद्र इसको भी सप्लाई मिल रहा है। इसी उपकेंद्र के थ्रू इस वितरक केंद्र को मिल रहा है। इसी उपकेंद्र के थ्रू इसको मिल रहा है और इसी उपकेंद्र के थ्रू इसको मिल रहा है। यानी देखिए कोई एक ही उपकेंद्र के थ्रू जो ना वितरक केंद्र को क्या मिल रहा है, सप्लाई मिल रहा है। यानी एक ही ओर से मिल रहा है। देखिए एक ही ओर से मिल रहा है तो ऐसे प्रणाली को हम लोग कहते हैं
रेडियल प्रणाली, ऐसे प्रणाली को हम लोग कहते हैं रेडियल प्रणाली। रिंगमैन प्रणाली में क्या होगा, रिंगमैन प्रणाली में क्या होगा कि इसको दोनों तरफ से मिलेगा, ठीक है, वितरक केंद्र को दोनों तरफ से मिलता हो तब हम उसको कहेंगे रिंगमैन। तो यहाँ पे होगा ये रेडियल प्रणाली, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चूँकि एक उपकेंद्र है और एक उपकेंद्र ही क्या कर रहा है, विभिन्न वितरक केंद्र को सप्लाई प्रदान कर रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए, 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो ये निम्न कथन है उस पर विचार करने के लिए कह रहा है। कथन 1 में कह रहा है सिरोपरि लाइन जीवों के लिए सुरक्षित होता है। सिरोपरि लाइन मतलब ओवरहेड लाइन जीवों के लिए सुरक्षित होता है। दूसरा कथन कर रहा है इसका उपयोग 440 किलोवोल्ट तक विद्युत शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग 440 किलोवोल्ट तक विद्युत शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। तो ये देखिए, जीवन सिरोपरि लाइन जो है ना जीवों के लिए सुरक्षित होता है, ये बात गलत है। दूसरा कथन, इसका उपयोग 440 किलोवोल्ट तक विद्युत शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है, तो ये बात सही है। सिर्फ कथन 2 सही है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उपभोक्ता परिसर में सेवा संयोजन, उपभोक्ता परिसर में सेवा संयोजन या तो ओवरहेड या ओवरहेड लाइन से दोहन द्वारा भूमिगत केबल से प्रदान की जाती है। सेवा संयोजन लाइन ओवरहेड लाइन से डैश पर दोहन करना चाहिए। कह रहा है उपभोक्ता परिसर में सेवा संयोजन या तो ओवरहेड या ओवरहेड लाइन से दोहन द्वारा भूमिगत केबल से प्रदान की जाती है। सेवा संयोजन लाइन ओवरहेड लाइन से डैश पर दोहन करना चाहिए। तो लाइन से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सहारे की बिंदु पर दोहन करना चाहिए, सहारे की बिंदु पर दोहन करना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद चलिए 10 नंबर का रहा है कि उद्योगों में कई मशीनों को पंक्तिबद्ध स्थापित किया जाता है। उद्योगों में कई मशीनों को पंक्तिबद्ध स्थापित किया जाता है। ऐसे स्थानों में प्रत्येक मशीन को बिजली आपूर्ति के वितरण के लिए ओवरहेड बस बार सिस्टम उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम बस बार के लिए सिफारिश की गई अधिकतम धारा घनत्व है। देखिए, इसके लिए कह रहा है एल्युमिनियम बस बार के लिए जो सिफारिश की गई अधिकतम धारा घनत्व कितना होगा। ठीक है, कोई भी उद्योग में मशीन को पंक्तिबद्ध स्थापित किया जाता है। ये कह रहा है कि ऐसे स्थानों में प्रत्येक मशीन को बिजली आपूर्ति के लिए वितरण के लिए ओवरहेड बस बार सिस्टम उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम के लिए कह रहा है एल्युमिनियम बस बार के लिए सिफारिश की गई अधिकतम धारा घनत्व कितना होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, एल्युमिनियम बस बार के लिए अधिकतम धारा घनत्व होता है 118 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 118 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए, उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करा है सामान्यतः बस बार को डैश से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। बस बार पूछ रहा है, आपको पता है कि बस बार हम लोग क्या करते हैं, जनरली कॉपर और एल्युमिनियम का बनाते हैं, और अभी वर्तमान समय में ज़्यादातर हम एल्युमिनियम का बस बार बनाते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः कह रहा है कि बस बार को डैश से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। सामान्यतः का बात की जा रही है, तो सामान्यतः बस बार को 2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद आइए
12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता डैश होनी चाहिए। ये कह रहा है देखिए 100 अश्व शक्ति के लिए और 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता डैश होनी चाहिए। तो ये जब ये 3 फेज 415 वोल्ट और 100 वाट रहे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, धारा वहन क्षमता जो बस बार का होगा वो 200 एम्पियर होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 40 एम्पियर धारा वहन क्षमता की ओवरहेड बस बार डैश लंबाई में उत्पादित की जाती है। देखिए 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की ओवरहेड बस बार डैश लंबाई में उत्पादित की जाती है। तो कितने लंबाई में उत्पादित की जाती है 400 एम्पियर के लिए? तो 400 एम्पियर के लिए होता है 2.44 मीटर लंबाई में उत्पादित की जाती है। ओवरहेड बस बार 2.44 मीटर लंबाई में उत्पादित की जाती है। 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की ओवरहेड बस बार 2.44 मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक 3 फेज 5 HP प्रेरण मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है, जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार से संयोजन प्राप्त किया जा सके। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या होगी? देखिए यहाँ पे आपको क्या करा, आपको एक 3 फेज 5 HP प्रेरण मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है, जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार से संयोजन प्राप्त किया जा सके। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या होगी? प्लग इन बॉक्स की रेटिंग पूछ रहा है, तो प्लग इन बॉक्स की रेटिंग होगा 32 एम्पियर TPN, 32 एम्पियर TPN, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत वितरण उपकेंद्र में आगत तथा निर्गत लाइनों को नियंत्रण पैनल से संयोजित करने के लिए प्रयुक्त वायरिंग होती है। देखिए यहाँ पे विद्युत वितरण उपकेंद्र है। विद्युत वितरण उपकेंद्र में आगत और निर्गत लाइन, ठीक है, आगत एवं निर्गत लाइन, इनपुट और आउटपुट लाइन को नियंत्रक पैनल से संयोजित करने के लिए प्रयुक्त वायरिंग होगा। तो प्रयुक्त वायरिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रयुक्त वायरिंग जो होगा वो आपका होगा बस बार प्रकार की वायरिंग होगा। तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वितरण की पहुंच तार 400 वोल्ट लाइन में लघुपथ होने का कारण निम्नलिखित हो सकता है। विद्युत वितरण की पहुंच तार और 400 वोल्ट लाइन में लघुपथ होने का कारण निम्नवत हो सकता है। क्या हो सकता है? तो इसके लिए होगा फेज तथा न्यूट्रल तार के मध्य किसी जीव का फंस जाना। फेज तथा न्यूट्रल तार के मध्य किसी जीव का फंस जाना, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लघु परिपथ होने का अर्थ ही होता है कि फेज और न्यूट्रल तार के बीच में किसी जीव का फंस जाना, फेज और न्यूट्रल का आपस में टकराव। चलिए उसके बाद चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 17 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है
कि ELCB का उपयोग विशेषकर डैश अवस्था में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। ELCB का उपयोग जो है विशेषकर, ELCB का अर्थ होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो कह रहा है उपयोग जो है विशेषकर डैश अवस्थाओं में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। देखिए ई से हो गया अर्थ, तो सीधी सी बात है कि ये अर्थ दोष के लिए हम लोग करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है MCB में निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है। हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में कौन सा प्रयोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो MCB में जनरली हम लोग सूक्ष्म अति धारा बचाव हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है। सूक्ष्म अति धारा बचाव हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह संरक्षी युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी डैश होगी। देखिए वह संरक्षी युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी डैश होगी, तो वो आपका कहलाता है परिपथ वियोजन, जिसको हम लोग कहते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी, तो वो आपका सर्किट ब्रेकर कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हॉर्न गैप थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि नाम डैश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हॉर्न गैप, थायराइड, ऑक्साइड फिल्म आदि नाम डैश के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वो तड़ित चालक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। जो भी हॉर्न गैप होगा, थायराइड होगा, ऑक्साइड फिल्म, ये सब हम तड़ित चालक के लिए प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।